हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के इस लेक्चर में हम कुछ टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू प्रोसेस। दिस इज टर्म रिलेटेड टू प्रोसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, उसमें कुछ टर्म्स देखी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कवर किया था। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके ज़रूर विजिट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म्स के साथ रिलेटेड टू प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास आती है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड बाय सिस्टम पर यूनिट टाइम, कि कितनी नंबर ऑफ जॉब्स एक पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है, उसको हम बोलेंगे थ्रूपुट। उसके बाद आता है हमारे पास अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या होता है? द टाइम एट विच द प्रोसेस एंटर इनटू द रेडी क्यू। वो टाइम जब प्रोसेस एंटर होता है रेडी क्यू में, उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय सीपीयू टू एग्जीक्यूट द होल प्रोसेस। ये वो टाइम है जब एक सीपीयू टाइम लेता है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, उसको हम बोलेंगे बर्स्ट टाइम। यहाँ पे जो रनिंग टाइम है और कंप्लीशन टाइम है, इसको हम बोलेंगे बर्स्ट टाइम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बर्स्ट टाइम। अराइवल टाइम क्या है? जब हम एक प्रोसेस देते हैं और वो जाके रेडी क्यू में लग जाता है, उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट फॉर द सीपीयू टू बी असाइंड। वो टाइम जब एक प्रोसेस वेट करता है कि उसको सीपीयू मिलेगा, तो उस टाइम का हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है। वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसी को हम बोलेंगे एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। जब एक प्रोसेस वेट करता है सीपीयू के लिए कि उसको सीपीयू मिलेगा, उसका हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है। वेटिंग टाइम यहाँ पे देख लेते हैं। जब भी एक रेडी क्यू सेशन में लगेगा, उसको हम बोलेंगे अराइवल टाइम। उसके बाद जब से रेडी क्यू में लग रहा है और जब तक उसको सीपीयू नहीं मिल जाता, उसको हम बोलेंगे वेटिंग टाइम। उसके बाद जब सीपीयू मिलेगा, वो रन होगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उस टाइम को बोलेंगे हम बर्स्ट टाइम। ठीक है। और कंप्लीशन टाइम जो लास्ट में है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीशन टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म रिस्पॉन्स टाइम। देखो, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम है या डिफरेंट है। तो उस कंसेप्ट को भी आज क्लियर करते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, क्या वेटिंग टाइम होता है, क्या और क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम देखते हैं सबसे पहले। रिस्पॉन्स टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच द प्रोसेस गेट द सीपीयू। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम है जब एक अराइवल टाइम से लेके एट विच द प्रोसेस गेट द सीपीयू, और वो टाइम जब एक उस प्रोसेस को सीपीयू मिलता है, उसको हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। वेटिंग टाइम में भी हमने यही कुछ पढ़ा था कि अराइवल टाइम से लेके टर्न अराउंड टाइम में हमने बर्स्ट टाइम माइनस करना है। टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास वेटिंग टाइम आएगा, है ना? ऐसा कुछ पढ़ा था। तो रिस्पॉन्स टाइम भी वही है ना? सो इनमें डिफरेंस क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम और वेटिंग टाइम में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स वेटिंग टाइम में क्या होता है? जब उसको सीपीयू मिलता है, जब एक प्रोसेस को सीपीयू मिलता है और उस प्रोसेस को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई और वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रोसेस को क्या हो जाता है? वो एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक स्टेट में जाके फिर से रेडी क्यू में लगेगा, है ना? रेडी क्यू में लगेगा तो उसको उस टाइम को भी वेटिंग टाइम में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। जब वो एक प्रोसेस ब्लॉक होगा और वो फिर से रेडी क्यू में लग के वेट करेगा कि कब उसको वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी और कब उसको सीपीयू मिलेगा, वो सब टाइम भी हम वेटिंग टाइम में इंक्लूड करते हैं। बट रिस्पॉन्स टाइम में ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्स टाइम वो टाइम है जब एक अराइवल टाइम, जब एक प्रोसेस अराइव हो रहा है रेडी क्यू में, और वो टाइम जब सीपीयू फर्स्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है उस प्रोसेस टाइम को, उसी को हम रिस्पॉन्स टाइम बोलेंगे। ठीक है। डायग्राम में देख लेते हैं।
डायग्राम में वेटिंग टाइम क्या था कि हमने टर्न अराउंड टाइम यहाँ से यहाँ तक होता है, वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। और हमारे पास वेटिंग टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम माइनस करना है तो हमारे पास वेटिंग टाइम आएगा, है ना। और हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम में क्या है, अराइवल टाइम से लेके वो टाइम जब सबसे पहले सीपीयू रिस्पॉन्ड करेगा प्रोसेस को, वो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम होगा, है ना। तो रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम क्या होता है, समटाइम्स सेम होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम समटाइम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं जब एक प्रोसेस नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव देख लेते हैं। प्रीएम्प्टिव वो है जब एक प्रोसेस ब्लॉक होता है समटाइम्स, जब उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन प्रीएम्प्टिव कौन सा होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव जब एक प्रोसेस ब्लॉक नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव में रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम सेम है ना, क्योंकि वो ब्लॉक ही नहीं हो रहा है, उसको और टाइम ही नहीं लग रहा है उसको कंप्लीट होने में, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम सेम हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव केस में रिस्पॉन्स टाइम एंड वेटिंग टाइम सेम है, बट अगर प्रीएम्प्टिव की बात करें तो वेटिंग टाइम कैन बी डिफरेंट, है ना। वेटिंग टाइम कैन बी डिफरेंट क्योंकि उसको समटाइम्स ब्लॉक हो जाता है, उसको और वेट करना पड़ता है ना, तो वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट रहता है वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हुई होगी। सो अगर कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको अभी पहले भी बताया, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय द प्रोसेस फ्रॉम द अराइवल टू इट्स कंप्लीशन। जब एक प्रोसेस अराइव हो रहा है, रेडी क्यू में लग रहा है, और जब वो कंप्लीट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम माइनस करेंगे तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आएगा, ठीक है। और कंप्लीशन टाइम क्या है, टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। जब पूरा टाइम फ्रॉम द अराइवल से पूरा कंप्लीशन टाइम तक जितना भी प्रोसेस लगता है एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में, उसको हम कंप्लीशन टाइम बोलेंगे। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट है हमारे पास, कुछ टर्म्स कह सकते हैं जो रिलेटेड टू द प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें क्या हैं, ये क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है, मैकेनिज्म टू डिसाइड विच वन ऑफ द रेडी जॉब्स शुड बी एलोकेटेड टू सीपीयू। सीपीयू शेड्यूलिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें डिसाइड करता है कि कौन सी जो जॉब है वो एलोकेट होगी सीपीयू को, कौन सी जॉब जो है वो एलोकेट होगी सीपीयू को, इसको शेड्यूलिंग बोलेंगे। और शेड्यूलर क्या है, सीपीयू शेड्यूलर क्या है, ये भी पार्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि ये डिसीजन लेता है कि किसको सीपीयू अलॉट होगा, ठीक है। उसके बाद है सीपीयू एल्गोरिदम। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है, जो भी शेड्यूल करना है कि इसको सीपीयू मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कैसे डिसाइड करना है, वो एल्गोरिदम यूज्ड बाय सीपीयू शेड्यूलर। सीपीयू शेड्यूलर ये एल्गोरिदम यूज़ करता है कि किस तरीके से सीपीयू को अलॉट, एक प्रोसेस को सीपीयू अलॉट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एल्गोरिदम की टाइप्स हैं, ये कुछ देख लेते हैं। सीपीयू एल्गोरिदम, सीपीयू एल्गोरिदम जो है ये प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है। प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव मैंने अभी आपको बताया। प्रीएम्प्टिव वो जब एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है किसी भी रीज़न से, उसको हम बोलेंगे प्रीएम्प्टिव, ठीक है। और नॉन प्रीएम्प्टिव है जिसमें ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव की टाइप्स हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, रॉबिन, राउंड रॉबिन, या फिर इसको फेयर शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये कुछ टाइप्स हैं प्रीएम्प्टिव की। नॉन प्रीएम्प्टिव की टाइप है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, लास्ट कम फर्स्ट सर्विस, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है। ये टाइप्स है नॉन प्रीएम्प्टिव की।
एंड एक मल्टी क्यू शेड्यूलिंग भी होता है। मल्टी क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है, हर एक टाइप इसके अंडर आ जाती है। समटाइम्स वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे काम करता है, कभी कभी प्रायोरिटी बेस पे करेगा, कभी कभी राउंड रॉबिन पे करेगा, ठीक है। ये प्रियमेटिव भी होती है और नॉन प्रियमेटिव भी होती है। सबसे पहले बात करेंगे नॉन प्रियमेटिव की। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस की बात करें तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस देखते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस में फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस हैं P1, P2, P3 एंड P4। ये कुछ प्रोसेस हमने दिए CPU को। तो सबसे पहले हमने दिया P1, फिर P2 दिया, फिर P3 दिया, फिर P4 दिया। तो सबसे पहले CPU इसको कंप्लीट करेगा, ठीक है, P1 को, फिर P2 को, फिर P3 एंड लास्ट में P4। क्यों? सबसे पहले P1 दिया तो सबसे पहले CPU P1 को ही मिलेगा, फिर P2 को मिलेगा। इस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होगी। लास्ट कम फर्स्ट सर्विस कैसे होगी? जैसे कि P1, P2, P3, P4 ये चारों प्रोसेस थे, लास्ट में P4 था तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P4, ठीक है। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा P4। क्यों? जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको हम LIFO के नाम से भी जानते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस को क्या बोलते हैं? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस है P1 है, उसके बाद P2 है, P3 दिया, उसके बाद P4 आया। ये जॉब्स हमने दी। फॉर एग्जांपल P1 को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड लगेंगे, P2 को 1 सेकंड लगेगा, P3 को 4 सेकंड लगेंगे, P4 को 5 सेकंड लगेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगी, जिसको सबसे पहले CPU असाइन होगा, वो होगा P2, ठीक है। P2 क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी जॉब है। और उसी तरीके से हम देखें लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, उसको सबसे पहले CPU अलॉट होगा। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेने वाला है यहाँ पे? P4। कौन लेने वाला है? P4। और लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में P4 को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है हमारे पास, शॉर्टेस्ट जॉब एंड लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है? प्रायोरिटी बेस्ड पे किया जाता है काम, कि किस तरीके से आपने प्रायोरिटी दी है अपने CPU को, कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो उस तरीके से काम आता है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग में। उसके बाद अगर हम उसके बाद है, ये चीज़ें थी, ये टाइप्स थी कुछ नॉन प्रियमेटिव की, जो ब्लॉक नहीं होती है, जिस प्रोसेस को ब्लॉक नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है हमारे पास प्रियमेटिव शेड्यूलिंग की। अब हम करेंगे प्रियमेटिव शेड्यूलिंग। प्रियमेटिव शेड्यूलिंग में हमारे पास आती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको हम डिटेल में देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, फॉर एग्जांपल इसमें हमने प्रोसेस दिया P1, P2, P3, P4, ये 4 प्रोसेस दिए। इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, P1 को एग्जीक्यूट होने में लगेगा 5 सेकेंड, इसको लगेंगे 3, इसको लगेंगे 1, इसको लगेंगे 2। सबसे पहले जब हमने जॉब दी CPU को, सबसे पहले P1 दिया, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा था उसी टाइम मैंने P2 दे दिया, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो उससे छोटी जॉब थी हमारे पास P2, अब जाके P2 एग्जीक्यूट होगी। ये जो P1 है एग्जीक्यूशन में लगी हुई थी, ये जाके ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये ब्लॉक स्टेज में चल जाएगी। उसके बाद P3 दिया मैंने, P3 का उससे भी छोटा टाइम था, तो ये P3 जो है, ये P3 को P2 ब्लॉक हो जाएगा एंड P3 जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से काम करता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जो भी शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको सबसे पहले लिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट का उल्टा हो जाएगा लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। फॉर एग्जांपल P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ये 4 प्रोसेस हैं।
ये टाइम लेगा 2, ये 1, ये 5 लेगा, ये 4 लेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, जब P1 प्रोसेस दिया जाएगा तो P1 प्रोसेस चल रहा होगा, तो उसके बाद P2 दिया है, तो P2 से छोटा है ना। तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट P2 आएगा, फिर मैंने P3 दिया, देखो P3 उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, P1 से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसमें लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की प्रेफरेंस है। तो इसमें क्या होगा, P1 क्या चला जाएगा, ब्लॉक स्टेज में। क्या चला जाएगा, ब्लॉक स्टेज में। जब P1 ब्लॉक स्टेज में चल जाएगा और P3 को सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। P3 के बाद P4 आएगा, P4 जो है 4 सेकंड में एग्जीक्यूट होगा। P3 के बाद हमारे पास P4 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जाके P1 होगा एंड लास्ट में हमारे पास P2 होगा। लॉन्गेस्ट उससे छोटा फिर सबसे छोटा, इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगी लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट इसकी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रॉबिन राउंड। रॉबिन राउंड में क्या होता है, इक्वल टाइम दिया जाता है हर एक प्रोसेस को, ठीक है। चाहे 4 प्रोसेस हैं, 1 2 3 है, P4 है, P5 है, जितने भी प्रोसेस दिए हैं उनको इक्वल टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सबको अगर 2 सेकंड है तो सबको 2 सेकंड ही अलॉट होंगे। इक्वल टाइम होगा, टाइम क्वांटम होगा, देयरफॉर नो स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेटिंग। लॉन्ग वेटिंग जब करनी पड़ती है एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टारवेशन, ठीक है। और रॉबिन राउंड में क्या होता है, इक्वल टाइम दिया जाता है, हमें टाइम क्वांटम होता है, देयरफॉर इसमें स्टारवेशन नहीं होती, हमें लॉन्ग वेटिंग नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इसको हम रॉबिन राउंड बोलेंगे। इक्वल टाइम मिल रहा है तो इसको हम फेयर शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेयर शेड्यूलिंग, ठीक है। सो इस तरीके से हम शेड्यूलिंग करते हैं अलॉगरिथम की। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स समझ आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।